कर दे इंटरफेरेंस? यस सर। चलो ठीक, तो आज डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। लिखना नेक्स्ट हेडिंग। डिफ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले लिखेंगे। आवाज आ रही है ना क्लियर? बोर्ड क्लियर दिख रहा है, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। लिखना डिफ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट bending of light around bending of light around bending of light around corners around corners such that it spreads out such that it spreads out such that it spreads out and illuminates the areas eliminates the areas where shadow is to be formed. Illuminates the areas where shadow is to be formed. हो गया? तो होता क्या है कि अगर लाइट रे किसी स्लिट से पास करता है या किसी कॉर्नर से टकराता है, जैसे ये स्लिट है, अगर इस स्लिट से लाइट टकराएगा तो देखो, जैसे ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है इधर की तरफ, अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ये प्लेन वेव फ्रंट आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस वेव फ्रंट के सामने अगर कोई स्लिट आ जाए, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है, अब वेव फ्रंट आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा था, उसके सामने क्या है, स्लिट आया, तो जब इस स्लिट से बाहर निकलेगा ना तो ये प्लेन वेव नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा कर्व्ड वेव में। तो जो अब जो वेव फ्रंट दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब लाइट का डायरेक्शन देखोगे ट्रेवल का, तो लाइट का डायरेक्शन अभी कुछ इस तरीके का हो जाएगा। लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, लाइट का डायरेक्शन वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो प्लेन वेव था, प्लेन वेव जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, जब उसको हम किसी स्लिट से पास कराते हैं या वो किसी कॉर्नर से टकराता है तो लाइट का बेंडिंग हो जाता है। जैसे ये लाइट गया, बेंड हो गया, ये बेंड हुआ, ये सीधा गया, ऐसे सारे लाइट बेंड होकर के जाते हैं, ठीक है। अब इस बेंडिंग के चलते क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इधर से टॉर्च जलाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इधर शैडो बनेगा, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे शैडो बनेगा। आ रही बात समझ में? ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल है जो लाइट के पाथ में हमने रखा। जनरली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे शैडो बनेगा इस स्क्रीन पे, लेकिन होता क्या है कि ये जो शैडो बनता है ना, थोड़ा सा इस तरीके का शैडो बनता है, इतना शैडो बनेगा। ये जो रीजन है, ये जो रीजन, ये बेंडिंग के चलते लाइट वहां भी पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो रीजन है और ये जो नीचे वाला रीजन है, बेंडिंग के चलते क्या हुआ, लाइट वहां पे पहुंच गया, क्योंकि ये इस कॉर्नर से जो भी लाइट टकरा रहा है उसका बेंडिंग हो रहा है, और बेंडिंग जब होगा तो लाइट टेढ़ा होकर के इस रीजन में चला जाएगा, सिमिलरली इस कॉर्नर पे टकराएगा, इधर चला जाएगा। तो जो शैडो का एरिया जहां बनना चाहिए था, उससे क्या होता है, लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे ये लेंथ फॉर्म हो रहा है एल डैश, ये जो छोटा लेंथ है, ये जो छोटा लेंथ है, यहाँ पे शैडो नहीं बन रहा है क्योंकि वहां पे लाइट इल्यूमिनेट्स हो गया। आ रही बात समझ में?
ठीक है। और ये जो फेनोमेना है डिफ्रैक्शन फेनोमेना, देखने के लिए हमें एक उस पे ध्यान देना होगा कि डिफ्रैक्शन हमेशा नहीं दिखता है। डिफ्रैक्शन कब दिखेगा? जब ये ऑब्स्टेकल, ये जो भी ऑब्स्टेकल हम यूज कर रहे हैं या जो भी कॉर्नर यूज कर रहे हैं या जो भी स्लिट यूज कर रहे हैं, उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर लाइट का वेवलेंथ लेमडा है तो मे बी जो भी ऑब्स्टेकल का डायमेंशन होगा डेट में भी 1.5 लेमडा या 0.5 लेमडा या 2 टाइम्स ऑफ लेमडा। बहुत ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा फिर हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो जब ये ऑब्स्टेकल छोटा होता है या फिर जो भी डायमेंशन है तुम्हारा स्लिट का या होल का, उसका डायमेंशन छोटा होगा तब जाकर के डिफ्रैक्शन दिखेगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम बना सकते हो डिफ्रैक्शन का। ये वेव फ्रंट था जो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा था, लेकिन इस स्लिट से पास होने के बाद जब वेव फ्रंट होगा वो बेंड होकर के जाएगा। तो अब जो लाइट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये तुम्हारा एक छोटा सा स्लिट है, उस स्लिट से लाइट पास कर रहा है। ठीक है, अब देखो प्लेन वेव में क्या होता है, जब ये लाइट प्लेन वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था तो ये लाइट या ये लाइट रे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा था उसका वैल्यू बराबर था। ये जितना लाइट डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो लाइट डिस्टेंस करेगा वो बराबर होगा। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही ये लाइट का वेव फ्रंट अगर इस फॉर्म में हो जाएगा, कर्व फॉर्म में हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस लाइट वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस लाइट वेव या डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस लाइट वेव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस होने के चलते क्या होगा, पाथ डिफरेंस होने के चलते इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस के चलते कहीं पे डार्क पैच बन सकता है या डार्क फ्रिंज बन सकता है या फिर कहीं पे ब्राइट फ्रिंज बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लाइट रेज है उनका इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस अब यहाँ पे सिंगल स्लिट से पढ़ना है, क्योंकि जो भी लाइट रे पास हो रहा है वो कहाँ से पास हो रहा है, एक स्लिट से पास हो रहा है। और उसमें अलग अलग लाइट के कंपोनेंट है, मतलब ये एक लाइट रे है, ये दूसरा लाइट रे है, ये तीसरा लाइट है। ये सब लाइट रे जाकर के अगर एक पॉइंट पे मैच कर रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो वहां पे सुपर पोजिशन होगा। और सुपर पोजिशन के चलते वहां पे मे बी डार्क फ्रिंज हो सकता है या फिर ब्राइट फ्रिंज हो सकता है। तो उसका कंडीशन हमें डेवलप करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगेन एक स्लिट लेंगे और इसके सामने एक स्क्रीन रखेंगे। अगेन ये जो स्लिट है और स्क्रीन के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा जिसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेंट्रल लाइन है। अब यहाँ से क्या कर रहा था, इधर से वेव फ्रंट पास हो रहा था, तो वेव फ्रंट से जो पास होगा उसमें अलग अलग वेव क्या होगा, अलग अलग वेव का पाथ लेंथ अब डिफरेंट हो जाएगा। अलग अलग वेव का पाथ लेंथ डिफरेंट हो जाएगा। मान लो हम यहाँ से 3 लाइट वेव ले रहे हैं 3 पॉइंट से, ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहा है स्क्रीन पे। ये पॉइंट पी है तुम्हारा। स्लिट का जो विड्थ है वो ए ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ ऐसे 3 ही वेव जाके मिल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी वेव है वो सब जाकर के इस पॉइंट पी पे मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पी पे सुपर इम्पोज हो रहा है तो उसके चलते हमें क्या देखना है कि इंटरफेरेंस जो भी होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, या वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा या फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इस लाइट जो भी लाइट वेव है उसके सुपर पोजिशन के चलते क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे कंडीशन है
जो पहले हमने यूज भी करा था इंटरफेरेंस में, कि जो ए का वैल्यू है, ए शुड बी वेरी वेरी लेस देन डी। ए क्या होना चाहिए, डी से बहुत ही छोटा होना चाहिए, मतलब इस स्लिट का जो डायमेंशन है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। चलो अब समझते हैं कहाँ पे शैडो बनेगा, कहाँ पे शैडो नहीं बनेगा। उसको समझने के लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निक यूज करते हैं, या डायग्राम रहने दो। समझो, ये जो स्लिट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो भी स्लिट है, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में, पांच पार्ट में, कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहला क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है, अब दो पार्ट में जब डिवाइड कर रहे हैं तो समझना, हर एक लाइट के लिए, हर एक लाइट वेव जो यहाँ से निकल रहा है उसका एक काउंटर पार्ट होगा इस पोर्शन में। समझना क्या बोल रहा हूँ, ये एक पोर्शन लिया है मैंने और ये दूसरा पोर्शन लिया है। अब इस एक पोर्शन में इसका अगर एक लाइट वेव यहाँ से निकल रहा है तो उसका एक काउंटर पार्ट होगा इस पोर्शन में, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस। तो इसमें जितना लाइट वेव प्रेजेंट है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में जितना लाइट वेव प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि मैंने तीन दिखाया तो तीन ही है, बहुत सारे वेव यहाँ से जा रहे हैं। तो जितना वेव इस पोर्शन में होगा उतना ही वेव इस पोर्शन में होगा। और अगर एक वेव यहाँ पे ले रहे हो तो उसका काउंटर पार्ट इस पोर्शन में प्रेजेंट होगा। मतलब हम क्या करें, इस पोर्शन से एक रे को लेकर के और इस पोर्शन को एक रे से लेकर के उसका रीडिंग करें और उसको यहाँ पे सुपर इम्पोज करें, और उस सुपर पोजिशन से रिजल्ट कैलकुलेट करें कि मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस। हमें क्या चाहिए, हमें सुपर पोजिशन के लिए कम से कम दो वेव चाहिए। सुपर पोजिशन के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो वेव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन से एक वेव ले रहा हूँ और इस पोर्शन से एक वेव ले रहा हूँ, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट इधर प्रेजेंट होगा। इधर जो भी रेज है या जो भी वेव है उसका काउंटर पार्ट इधर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या करा है कि इधर वेव ले लिया है कि इधर वेव ले लिया। इन ये जो दोनों वेव है इस पॉइंट पे मिल रहा है और उस पॉइंट पे सुपर इम्पोज करेंगे तो वहां पे मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, उसका कंडीशन डेवलप करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो दो रे हम ले रहे हैं उसके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। पाथ डिफरेंस अगर हमें पता चल जाएगा तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो समझना पाथ डिफरेंस यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम अभी थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, अब समझो। यहाँ से लाइट वेव निकल रहा था, इधर से लाइट वेव निकल रहा था, इधर से लाइट वेव निकल रहा था। अब देखो ये जो लाइट वेव है ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक, अब हमने क्या करा, इस पार्ट का एक लाइट वेव लिया और इस पार्ट का एक लाइट वेव लिया। तो मान लो ये लाइट वेव 1 था और दूसरे पार्ट में ये लाइट वेव 2 था। ये दोनों के बीच में गैप कितने का है, a/2 के बराबर का गैप। ये ऊपर वाले पोर्शन का लाइट है और ये नीचे वाले पोर्शन का लाइट है। दोनों दो हमने ऐसे लाइट लिए हैं जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, जिसके बीच का डिस्टेंस a/2 है। अगर दूसरा काउंटर पार्ट यहाँ पे ले रहे हो तो हम इस वेव में कितना लेंगे, इस पोर्शन में यहाँ पे लेंगे, अगेन उनके बीच का गैप a/2 होगा। ठीक है, अब इस दो लाइट को, जो मैंने लाइट चूज करा है 1 2, इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। तो पाथ डिफरेंस देखो, डी जो है ना, डी हमने बहुत दूर रखा है, ऊपर अभी भी कंडीशन लिखा हुआ कि डी क्या है, बहुत ज्यादा है ए के रेस्पेक्ट में। तो ये दो दोनों राइट होगा, ऑलमोस्ट पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइट के बीच में अगर डिस्टेंस गैप निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो। ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बताएगा कि दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का। ये जो गैप है डेल्टा एक्स, ये तुमको पाथ लेंथ बताएगा। कभी भी दो लाइट वेव के बीच में गैप बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइट से दूसरे लाइट पे परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो छोटा सा लेंथ है ये बच रहा है, यही पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा। क्लियर है? तो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अगर कैलकुलेट करोगे ट्राइंगल में, ट्राइंगल किस तरीके बनना है, कुछ इस तरीके का, ये 90 डिग्री,
ये थीटा, ये a/2 और ये डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? साइन के रिलेशन से, क्योंकि ये थीटा इसका ये परपेंडिकुलर है। तो अगर यहाँ से देखो साइन थीटा लिखने की कोशिश करोगे तो साइन थीटा कितना होगा? बोलो। साइन थीटा विल बी डेल्टा एक्स बाई ए बाई 2। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई a/2। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? a/2 साइन थीटा। यानी दो लाइट वेव के बीच में जिनका गैप कितना है? a/2 है। दो लाइट वेव जो हमने एक इस पोर्शन से लिया और इस पोर्शन से लिया है, जिनके बीच का गैप कितना है? a/2 है। उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, दैट पाथ डिफरेंस विल बी a/2 साइन थीटा। क्लियर है? जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है ये जो लाइट रे एंगल बना रहा है पी पे, जो सेंट्रल लाइट रे एंगल बना रहा है पी पे हॉरिजॉन्टल से, उसको क्या बोलना है? उसको थीटा बोलना है। तो डेल्टा एक्स ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है? a/2 साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? पाथ डिफरेंस समझ में आ गया कि पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? पाथ डिफरेंस देखो, वो पूरा डायग्राम उधर जो ड्रॉ करा था उसका छोटा सा पोर्शन में फिर से इधर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है, इन दोनों लाइट रे के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि ये और ये लेंथ बराबर हो गया। जैसे ही परपेंडिकुलर यहाँ पे डालोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया। तो पाथ डिफरेंस कहाँ से निकलेगा? ये लेंथ कैलकुलेट कर लेना। वही मैंने यहाँ पे करा है। ये दोनों लाइट रे जाकर के उस पॉइंट पी पे मिल रहा था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा। तो ये एक्सीड कितने से कर रहा है? इस वैल्यू से, जिसको मैंने डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करा है। ये पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लिया यूजिंग सिंपल ट्रिगोनोमेट्री। अब इसी डेल्टा एक्स से हमें कंडीशन डेवलप करना है। अगर ये डेल्टा एक्स क्या होगा? λ/2 के बराबर होगा। ये जो डेल्टा एक्स है ये λ/2 के बराबर होगा, तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अगर लेमडा के बराबर होगा तो क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। आ रही बात समझ में? Yes. लिखेंगे फॉर फर्स्ट मिनिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस λ/2। प्लस माइनस क्यों आता है? समझाए थे। प्लस माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जहां पे हम रेफरेंस ले रहे हैं, जो पॉइंट ओ है उसके ऊपर भी फ्रिंज बन रहा है, उसके नीचे भी फ्रिंज बन रहा है, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाले को नेगेटिव, इसलिए डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस λ/2। तो ये कितना एक्स की जो वैल्यू है, एंड a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस λ/2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? a साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस λ। और अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज वेरी स्मॉल, जो कि होगा भी, क्योंकि कंडीशन जो डी है, कैपिटल डी है, वो बहुत ज्यादा है। थीटा इज वेरी स्मॉल, देन ए थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस λ। ये किसका कंडीशन है? ये कंडीशन है फर्स्ट मिनिमा का। कि पहला जो मिनिमा बनेगा वो कहाँ बनेगा? पहला मिनिमा का कंडीशन क्या होता है? पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर हो जाए, तो हमने देखा था कि सुपरपोजिशन के केस में उस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा था, तो मिनिमा बन रहा है। इसका कंडीशन क्या है? ए थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस λ। ठीक है, हटा दे इसको। Yes. ये फर्स्ट मैच मिनिमा का कंडीशन आप समझो। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे हमने सेंट्रल लाइन से इतना ऊपर क्या पता करा? फर्स्ट मिनिमा पता करा, और नीचे भी फर्स्ट मिनिमा पता करा। ठीक है, तो दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में क्या होगा? दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में कैसा फ्रिंज बनेगा? ब्राइट या डार्क? यहाँ पे जो इनके बीच में जो फ्रिंज बनेगा वो कैसा बनेगा? बोलो जल्दी।
ब्राइट। दो मिनिमा के बीच में ब्राइट फ्रिंज बनता है और उस ब्राइट फ्रिंज को हम सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिंज बनेगा, ये जो गैप है यहाँ पे, इस टोटल गैप में हमें क्या मिलेगा? इस टोटल गैप में मिलेगा हमें सेंट्रल मैक्सिमा। टोटल गैप में हमें क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अब सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है, एक विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, नहीं तो फिर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, पहले हमने मिनिमा निकाला। मिनिमा का कंडीशन क्या था? मिनिमा का कंडीशन था कि अगर पहला मिनिमा निकालना है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो λ/2 हमने डेवलप कर लिया कि λ/2 से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो थीटा किसके बराबर होना चाहिए? थीटा ए थीटा बराबर होना चाहिए लेमडा के बराबर। जैसे ही ए थीटा लेमडा के बराबर होगा, उस केस में हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट मिनिमा, तो ऊपर नीचे दोनों होगा, और उसके बीच का जो गैप होगा वहां पे क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगा। उस ब्राइट फ्रिंज को हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा लिखना, नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रल मैक्सिमा। लिखना मैक्सिमा बिटवीन, देखो मैक्सिमा बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा, maxima between two first minima, maxima between two first minima is called central maxima, is called central maxima। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ समझते हैं कि जो विड्थ होगा सेंट्रल मैक्सिमा का, वो कितना होगा? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ कितना होगा? यहाँ से अगर विड्थ देखोगे 2i के बराबर होगा। जो भी विड्थ है इस डायग्राम से जो देखोगे तो ओ के रेस्पेक्ट में y ऊपर और y नीचे है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होगा वो कितने का होगा? 2y के बराबर होगा। अब ये y अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। y जो है, y को कैलकुलेट कर लोगे काम बन जाएगा। y कैसे कैलकुलेट करना है? y कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें जाना पड़ेगा ट्राइंगल के पास। ट्राइंगल जो बन रहा है वो देखना, ट्राइंगल क्या क्या बन रहा है। ट्राइंगल जो बनेगा, ये एक लाइट रे और ये एंगल थीटा। ये डिस्टेंस कितना था? d था। जो स्लिट से लाइट निकल रहा था वो इस पॉइंट पे कितना का एंगल बनाएगा? थीटा का एंगल। ये y है और ये d है। तो ट्राइंगल यूज करके यहाँ क्या लिख सकते हो? थीटा बहुत ही छोटा है, तो थीटा अगर छोटा है तो यहाँ से लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू y/d। थीटा जब बहुत छोटा है होता है तो tan थीटा sin थीटा थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा का वैल्यू यूज करोगे तो y/d, यानी थीटा यहाँ पे किसके बराबर है? y/d के बराबर है। आ रही है बात समझ में? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा? So W width of central maxima will be 2 into theta into d होगा। width जो होगा उसको लिख सकते हैं 2 into theta into d। और थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा बोलो कैसे? नहीं, थीटा कैसे निकालोगे? नहीं, थीटा उसी को तो यूज करके पुट करा है, y की जगह पे तो पुट करा है। फिर से अगर y/d रख लेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। थीटा हमने अभी पिछले वाले केस में देखा, एंड थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके बराबर है? थीटा बराबर था लेमडा बाई ए के, प्लस माइनस लेमडा बाई ए के बराबर है। ठीक है, तो जो विड्थ होगा, विड्थ कितने के बराबर हो जाएगा? 2 λd/a के। ये जो W है, यहाँ पे W को क्या बोलते हैं? यहाँ बस सेंट्रल का ही विड्थ निकालना होता है हमें। ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज का विड्थ नहीं निकालना होता है। जो भी सेंट्रल
मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लिए। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा निकाला, थीटा पता चला कि थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी है। तो यहाँ वाई जो है, वाई अभी हमने देखा 2y जो वैल्यू है वो w के बराबर है, तो 2y w के बराबर है, तो यहाँ से y थीटा d के बराबर हो गया। और थीटा कितने के बराबर है, थीटा पिछले वाले सिचुएशन से अगर देखोगे तो थीटा बराबर होगा लेमडा बाई ए के बराबर। तो लेमडा बाई ए पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो विड्थ कितना आएगा, विड्थ निकालना है 2 लेमडा डी बाई ए। ठीक है, हटा दे इसको। Yes. तो ये विड्थ है। एक और टर्म निकालना होता है जिसको हम एंगुलर विड्थ बोलते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगेन डायग्राम थोड़ा सा बना रहे हैं रेफरेंस के लिए। देखो एंगुलर विड्थ जो होगा वही, ये डिस्टेंस y था, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बना था, और ये डिस्टेंस y था, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बना था। इसके बीच में जो भी पोर्शन होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा का होगा। तो ये एक रे था थीटा एंगल पे, ये एक रे था थीटा एंगल पे। तो एंगुलर विड्थ क्या होता है, एंगुलर विड्थ होगा सेंटर से जो सेंट्रल विड्थ एंगल बना रहा है इस पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट ओ पे जो एंगल बनेगा ड्यू टू सेंट्रल मैक्सिमा। कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे जो एंगल बनेगा, पॉइंट ओ क्या, वो कहा है एट द मिडिल ऑफ स्लिट। ठीक है ना, जो भी स्लिट हमने यहाँ ड्रॉ करा था वो उसके मिडिल में है। तो इस ओ पे जो ये सेंट्रल मैक्सिमा एंगल बनाएगा, ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को एंगल बोलते हैं। क्लियर है। सवाल में दोनों चीज पूछ सकता है, या तो विड्थ पूछ सकता है तुमसे या फिर एंगुलर विड्थ पूछ सकता है। तो गलती नहीं करना है, विड्थ पूछेगा तो पिछला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगुलर विड्थ जो देखोगे, एंगुलर विड्थ होगा एंगल फॉर्म्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट ड्यू टू या बाई सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये नीचे लिख सकते हो, नीचे पहले लिख लो, एंगल फॉर्म्ड एट एंगल फॉर्म्ड एट angle formed at midpoint of slit, angle formed at midpoint of slit, angle formed at midpoint of slit, midpoint of slit by central maxima, by central maxima, by central maxima is called is called is called is called angular width, is called angular width, and it is given as and it is given as and it is given as phi equals to 2 theta, and it is given as phi equals to 2 theta। और थीटा हमने अभी कैलकुलेट करा, थीटा की वैल्यू बताओ कितना था, लेमडा बाई ए। तो विड्थ कितना हो जाएगा, 2 लेमडा बाई ए। अब एक चीज इसमें दिखता है कि ये जो विड्थ है, एंगुलर जो विड्थ है, ये सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता। स्लिट और तुम्हारा जो भी स्क्रीन है उसके बीच में कितना सेपरेशन है उस पे एंगुलर विड्थ डिपेंड नहीं करता। आ रही बात समझ में, एंगुलर विड्थ डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, विड्थ जो है वो डी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एंगुलर विड्थ डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये नोट में लिख लो, और ये ध्यान रखना, नोट में लिखना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ it is independent of distance between it is independent of distance between slit and screen. It is independent of angle between slit and independent of angle between slit and
एंगल या डिस्टेंस? क्या बोल रहा हूँ मैं? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, it is independent of distance between slit and screen. डिफ्रैक्शन में एक बार समराइज कर दे रहा हूँ क्या क्या याद रखना। सबसे पहला चीज सेंट्रल मैक्सिमा इसका इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का याद रखेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा के इसमें हमें दो चीजें पूछेगा, या तो W पूछेगा पहला चीज, W क्या होगा 2 लेमडा कैपिटल D बाई A, या फिर तुमसे नेक्स्ट चीज क्या पूछ सकता है 5 पूछ सकता है, और 5 कितना होगा 2 लेमडा बाई A। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से रिलेटेड है पहला। जो नेक्स्ट चीज है, ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है, हमने एक टर्म निकाला था, कौन सा टर्म, कि जो डेल्टा एक्स होगा पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी A/2 साइन थीटा, यहाँ से कैलकुलेट करा था। और ये कैलकुलेट करने के लिए हमने जो पोर्शन डिवाइड करा था, वो पोर्शन कितने पार्ट में करा था, 2 पार्ट में डिवाइड करा था। मे बी 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जो भी विड्थ था इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा कि 1 2 3 4 4 पार्ट है, हर पार्ट के लिए जैसे यहाँ से कोई वेव ले रहे हो तो इसका काउंटर पार्ट इधर हो सकता है, अगेन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, और सबके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा A/4 होगा। इसका काउंटर पार्ट यहाँ होगा, मे बी इसका काउंटर पार्ट यहाँ होगा और इसका काउंटर पार्ट यहाँ होगा। हर एक जो काउंटर पार्ट है या हर एक जो काउंटर वेव है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा A/4 होगा, क्योंकि अभी हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है पूरे स्लिट को 4 पार्ट में। तो वहां से अगर डेल्टा एक्स कैलकुलेट करोगे किसी दो वेव के बीच में, तो डेल्टा एक्स विल कम एज A/4 साइन थीटा। आ रही बात समझ में? अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में भी कर सकते हो, 3 पार्ट में भी कर सकते हो, 4 पार्ट में भी कर सकते हो, हमें क्या पता करना है कितने भी पार्ट में डिवाइड करो उसमें से किसी दो वेव का सुपरपोजिशन करवाते हैं। और सुपरपोजिशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस पता होने चाहिए। पाथ डिफरेंस पता होगा तो हम फिर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पाथ डिफरेंस पता होगा तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा गिविंग द कंडीशन। तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो A/2 आया, अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स आया A/4। अगर इसको n पार्ट में डिवाइड करोगे, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करा n पार्ट में, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, A/n साइन थीटा के बराबर होगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? जो भी विड्थ है अगर उसको n पार्ट में हमने डिवाइड करा और हर एक पार्ट से एक एक वेव लेकर के सुपर इम्पोज करवाया, तो सुपर इम्पोज करवाने के लिए एक वेव इसके ऊपर वाले से, एक वेव इसके नीचे वाले से, तो यहाँ से वेव लेंगे तो उसके बीच में गैप कितना होगा, जब n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो A/n होगा, तो वैल्यू कितना आएगा A/n साइन थीटा। और अगर A/n साइन थीटा आ रहा है तो उसके लिए अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये λ/2 के अगर बराबर है तो A/n साइन थीटा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा A साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। A साइन थीटा किसके बराबर आएगा, n लेमडा के बराबर। और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन किसका है, मिनिमा का कंडीशन है। मतलब जब भी तुमको डिफ्रैक्शन दिया होगा तो डिफ्रैक्शन में मिनिमा का जो कंडीशन होता है वो क्या होगा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। कंडीशन ऑफ मिनिमा जो होगा दैट विल बी, हाँ, A साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। ये जो वैल्यू है ये तुमको सब बता देगा कि मिनिमा किस किस पॉइंट पे बनेगा, जहाँ n कहाँ से शुरू होगा, 1 से 2 3 एंड सो ऑन। 1 रखोगे या +-1 में रख, +-1 लिख ही दे रहे हैं, n इक्वल्स टू +-1 +-2 एंड +-3। तो 1 रखोगे तो A साइन थीटा लेमडा के बराबर हो जो कि फर्स्ट मिनिमा है। अगर 2 रखोगे तो A साइन थीटा 2 लेमडा के बराबर होगा जो कि सेकंड मिनिमा है। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन के केस में ना फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना सेंट्रल मैक्सिमा इंपॉर्टेंट होता है। मे बी तुमसे ये फॉर्मूला में पूछ सकता है कि बताओ लेमडा की वैल्यू कितनी होगी या एन की वैल्यू कितनी होगी जिसके चलते हमें फोर्थ या फिफ्थ मैक्सिमा मिनिमा मिले, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मैक्सिमा क्या है उसको समझना है।
तो मैक्सिमा मैंने बता दिया कि जो मिनिमा, दो मिनिमा के बीच में जो बनेगा उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। और सेंट्रल मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये नोट में लिखो पहले, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, intensity of central maxima is greater than is greater than is greater than other maxima, is greater than other maxima, is greater than other maxima formed, other maxima formed due to diffraction, other maxima formed due to diffraction, other maxima formed due to diffraction। कभी कभी देखोगे तो ऐसा ग्राफ देता है, ग्राफ में क्या होगा, इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे डार्क फ्रिंज, फिर छोटा सा, फिर छोटा सा, फिर ये छोटा छोटा होते होते खत्म हो जाता है। क्योंकि जो भी इंटेंसिटी होता है ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, उसके बाद सेकंड मैक्सिमा आएगा। तो इन सारे मैक्सिमा में सेंट्रल मैक्सिमा का जो भी इंटेंसिटी है वो सबसे हाई होगा, इसलिए उसको सबसे ज्यादा पीक वैल्यू से शो कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, सारे की इंटेंसिटी क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगी। और अगर फर्स्ट मिनिमा निकाल रहे हो तो सेकंड मैक्सिमा कैसे निकालोगे? सेकंड मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करो, हमें क्या करना है, सेकंड और फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वहां से जो भी डिस्टेंस आएगा, जो गैप आएगा, दैट विल गिव फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है ना। इधर मिनिमा थोड़ा निकालना इजी होता है, डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमा का कंडीशन निकालना इजी होता है, वो थोड़ा समझने में भी इजी होता है, इसलिए हम जनरली मिनिमा निकालते हैं और मिनिमा के बीच में जो गैप होगा वो मैक्सिमा होता है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा पता है, सेंट्रल मैक्सिमा तुमने निकाला कैसे, दो मिनिमा का यूज करके, फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड यूज करा, सेंट्रल आया। वैसे ही अगर तुमसे फर्स्ट मैक्सिमा पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट मैक्सिमा निकालने के लिए सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का गैप निकाल लोगे। ठीक है ना। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने जो रिलेशन लिखवाया उसमें क्या था कि ए साइन थीटा बराबर है किसके, एन लेमडा के बराबर। आ रही बात समझ में? तो एन रखोगे तो फर्स्ट फर्स्ट क्या आएगा, मिनिमा आएगा। टू रखोगे तो सेकंड मिनिमा आएगा। तो उसके बीच में जो गैप बचेगा वो गैप क्या देगा, मैक्सिमा का गैप देगा। इसलिए मैक्सिमा का अलग से यह याद रखने का जरूरत नहीं है, मिनिमा याद रखोगे मैक्सिमा इजीली आ जाएगा। क्लियर है। और मैक्सिमा का इधर जो भी तुम्हारा डिफ्रैक्शन का केस है उसमें मैक्सिमा से बहुत कम सवाल आते हैं। जो भी केस आएगा वो मिनिमा से रिलेटेड होगा या फिर सेंट्रल मैक्सिमा से रिलेटेड होगा, तो उसका ध्यान रखना। चलो, तो डिफ्रैक्शन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम समझेंगे थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी चीज है। थ्योरी में ऐसे कुछ उसमें लिखाने वाले नहीं है, बस डिस्कशन है। डिस्कशन क्या है कि तुम्हारे सिलेबस में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लिखना नहीं है सब, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग में रख लो, क्योंकि आज तक इससे सवाल आया नहीं है सिलेबस में, इसलिए बस एक बार छोटा छोटा चीज बता दे रहे हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, बोलो, समझते हो स्कैटरिंग क्या होता है? लाइट हर तरफ फैल जाता है। ये इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट ट्रेवल कर रहा है, बहुत सारे लाइट रे एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल आया, जैसे पार्टिकल आ गया बहुत सारा, तो ये सारे लाइट जाकर के क्या करेगा, लाइट टकराएगा। टकराने के बाद इधर उधर स्प्रेड होगा। ठीक है ना। मतलब जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में हो सकता है। जो भी इससे टकराने के बाद लाइट का जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो क्या पॉसिबल है, किसी भी डायरेक्शन में लाइट जा सकता है। इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। अब ये जो स्कैटरिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग डिपेंड करता है लाइट के वेवलेंथ पे और जो भी पार्टिकल है जिससे वो टकरा रहा है उसके साइज पे। ठीक है। अब कौन सा पार्टिकल किस लाइट वेव को रिफ्रैक्ट करेगा वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस स्कैटरिंग के चलते हमें कुछ कुछ फेनोमेना ऑब्जर्व करने को मिलता है। जैसे इस स्कैटरिंग के चलते हम जो स्काई है वो दिखता है। ठीक है। या फिर ड्यूरिंग इवनिंग या ड्यूरिंग मॉर्निंग जो स्काई है वो कैसा दिखता है, हमें रेड दिखता है। वो होता है स्कैटरिंग के चलते होता है। आ रही बात समझ में? अब देखो, ब्लू क्यों दिखता है स्काई,
ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो लाइट, जो भी पार्टिकल है एयर के, उनका जो साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। आ रही बात समझ में? क्या होता है कि जब सन से रेज आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है, उस पार्टिकल से टकराएगा, तो उस पार्टिकल का जो साइज है, उसका जो डायमेंशन है, वो किससे कंपेरेबल है? वो कंपेरेबल है ब्लू लाइट से। तो ब्लू लाइट से जब वो पार्टिकल टकराते हैं तो लाइट जो स्कैटर होता है वो ब्लू लाइट स्कैटर होता है ऊपर की तरफ। इसी के चलते जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का वो ब्लू लाइट का हो रहा है। तो जो स्काई है वो कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हमें स्काई रेड क्यों दिखता है? बोलो। मॉर्निंग और इवनिंग में स्काई रेड क्यों दिखता है? अब ऊपर में देखोगे तो स्काई रेड नहीं दिखेगा, साइड वेज में, मतलब होरिजॉन के जस्ट ऊपर जो स्काई है उसका कलर रेड होगा ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर भी सेम लॉजिक है कि जब सनलाइट हमारे पास आ रहा होता है ना, पहली चीज, एक तो जब होरिजॉन पे होता है, मतलब अगर इवनिंग होगा तो सन क्या होगा? इस साइड होगा। या अगर मॉर्निंग हो रहा है तो सन इस साइड है, और इवनिंग में सन इधर है। तो अब देखो, तुमको सन सबसे ज्यादा जो सन रे है, वो अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो सन रे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा? इधर से या इधर से? ज्यादा डिस्टेंस कब कवर करेगा? जब सनलाइट इधर से आए या फिर इधर से आए। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है, वो बेंड करके वो इधर नीचे चला गया, तो अभी उसको क्या, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। सर जब क्योंकि सन हमने, दूर रहता है तो सिर्फ रेड वेवलेंथ ही। हाँ, रेड वेवलेंथ आंखों तक पहुंचता है, क्योंकि होगा क्या कि हमने अभी पढ़ा साइज के बारे में कि साइज जो है वो कैसा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, या ब्लू के आसपास जो लाइट रे है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो होगा क्या कि जब मॉर्निंग और इवनिंग में लाइट हमारे आंखों तक आता है तो जो छोटे छोटे कंपोनेंट है लाइट वेव के वो स्कैटर होकर के गायब हो जाते हैं। हमारे आंखों तक जो लाइट पहुंचता है वो कैसा पहुंचता है? वो जो लाइट पहुंचता है वो रेड लाइट पहुंचता है, इसलिए इधर का जो स्काई होगा वो हमें रेड दिखेगा, और इस साइड का जो स्काई होगा वो हमें रेड दिखेगा। तो जो भी ये फेनोमेना है, जो स्काई ब्लू दिखता है उसका या फिर स्काई रेड दिखता है उसका, ये सब स्कैटरिंग के चलते हैं। दिन में क्या होता है, दिन में मतलब जब सन ऊपर होगा तो स्काई आसपास का ब्लू दिखेगा, क्योंकि उस टाइम जो लाइट स्कैटर हुआ है, तो रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है लाइट का वो ब्लू लाइट का हो रहा है एयर में। अगर तुम एयर के ऊपर चले जाओगे तो स्काई कैसा दिखेगा? ब्लैक। एयर के ऊपर ब्लैक दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा, स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, उसके चलते ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और अगर ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर तुम्हें ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ठीक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्कैटरिंग के बारे में समझना था, बस इतना सा, खत्म हो गया। कितना टाइम बचा है? चलो कुछ सवाल डिस्कस कर देते हैं। किसी ने ग्रुप में सवाल भेजा? जिसने सवाल भेजा था वो है अभी क्लास में? यस सर। चलो फिर सही है। मैं एक बार सवाल बोर्ड पे लिख देता हूँ, बाकी लोग भी ट्राई, किसी ने ट्राई करा है कि नहीं? ग्रुप में सवाल आने का मतलब है सबको एक बार ट्राई करेगा। एक बार एंगल कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, और दूसरी बार एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, और यहाँ से तुमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलेरेशन। चलो तुम लोगों ने ट्राई करा इस सवाल को? किसने किसने ट्राई करा? ये एक ब्लॉक है, दोनों मास एम है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब पहली बार उसको इस इंक्लाइन प्लेन से छोड़े जिसका एंगल 60 डिग्री है, दूसरे बार 30 डिग्री है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, तुम्हें निकाल रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालने से पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा कि इस प्लेन के अलोंग कितने का एक्सेलरेशन हो रहा है। मान लो ये A1 है और ये A2 है। बोलो, इस प्लेन के अलोंग अगर ये सरफेस स्मूथ है तो कितने का एक्सेलरेशन होगा? म्यू जी साइन थीटा। नहीं नहीं, स्मूथ है, स्मूथ एम जी होगा साइन। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। एक्सेलरेशन में मास नहीं आएगा ना, एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ए साइन थीटा होगा। अगर सरफेस स्मूथ है
तो एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होता तो कितना होता, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये चीजें जो है ना ये याद रखनी रहना है। इन सब चीजों को ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाकर कैलकुलेट करें। ये सब जो छोटा छोटा चीजें, अगर सरफेस स्मूथ होगा, अगर उसको रिलीज करोगे तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा के बराबर होगा। अगर सरफेस रफ है जिसका म्यू तुमको दिया हुआ है, उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखोगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा सवाल। नहीं याद रखोगे तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है प्लेन के अलोंग, प्लेन के अलोंग A1 जो है वो हमने देखा कितना है, जी साइन थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखो तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से। ये एंगल थीटा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर A1 इधर जी साइन थीटा, तो एज की वैल्यू कितनी होगी, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और AV का वैल्यू कितना होगा, जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। आ रहा है बात समझ में। यस सर। बॉडी इधर एक्सीलरेट कर रहा है, तो यहाँ से अगर A1 भी निकालोगे, A1 भी कहने का मतलब है 1 का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये कितना होगा, जी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करो पहले, साइन 60 है तो जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ से इसका आ जाएगा। फिर इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुमको ए रिलेटिव निकालना है। ए रिलेटिव क्या लिख सकते हो, A1 माइनस A2 का मॉड। तुमसे डायरेक्शन नहीं पूछ रहा ना किस डायरेक्शन में, तुमको पूछ रहा है बस रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकाल लो। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक का एक्सेलेरेशन माइनस दूसरे का एक्सेलेरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में पूछ रहा है तो बस वर्टिकल कंपोनेंट का सोचेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा। दूसरा देखते हैं। दूसरा ठीक सवाल है, ये लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। चलो दूसरा सवाल कौन सा है, हाँ ये जो रेड से लिखे हो इसको किसी ने ट्राई करा, 1 मिनट में ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सिक्स केजी है, 2 केजी और कुछ है 10 सेंटीमीटर। बोलो ये किसी ने करा, ये ऐसा ब्लॉक दिया हुआ था, ये सिस्टम है, इसमें पूछ रहा है ये जो 2 केजी ब्लॉक है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाईएस्ट कितना ऊपर तक जाएगा, हाईएस्ट जो हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम जो हाइट कवर करेगा वो कितना होगा। करा है किसी ने, बोलो जल्दी। नहीं करे नो। हो, चलो समझते हैं क्या होगा। देखो ये जो गैप है, ये जो गैप है ये कितने का है, 10 मीटर का। ठीक है, तो अब देखो ये जो ब्लॉक है ना ये कितना मूव कर सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर मूव कर सकता है। ठीक, तो समझते हैं कि जब ये 10 मीटर मूव करेगा तो ये कितना मूव करेगा। देखो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ आएगा, ये 10 मीटर कवर करेगा, तो ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है कितना का डिस्टेंस कवर करेगा, समझो। अगर ये जो पुली है ना, ये जो पुली है ये 10 मीटर से नीचे है, तो इसको दो तरफ रस्सी खुलना है। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये पुली को अगर 10 मीटर नीचे खींचोगे तो ये दो तरफ रस्सी खुलेगा, और इन दोनों रस्सी में इधर 10 मीटर का एक्सटेंशन, इधर 10 मीटर का एक्सटेंशन, यानी इस रस्सी का इंडिविजुअल एक्सटेंशन कितने का होगा, 20 मीटर के बराबर। आ रही बात समझ में, हाँ या ना। यस सर। अगर ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये रस्सी अगर 10 मीटर से आ रहा है तो इधर भी 10 मीटर खुलेगा और इधर भी 10 मीटर खुलेगा।
ओवरऑल ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी ओवरऑल कितना खुलेगा, 20 मीटर का खुलेगा। कब तक, जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तब तक। तो वो डिस्टेंस तो 20 मीटर है, 20 मीटर लिख दिया कि 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा जब ये ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा। तो जैसे ये ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा, क्या ये ब्लॉक रुक जाएगा? ये ब्लॉक ग्राउंड को हिट करने के बाद रुकेगा, लेकिन ये ब्लॉक रुकेगा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा इसके वेलोसिटी पे, ठीक है ना। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ना, जिस इंस्टेंट पे ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करा ग्राउंड से, उस इंस्टेंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। आ रही है बात समझ में? जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ अगर मोशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी v गेन कर लेगा। अब इस v वेलोसिटी से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर ये रुक गया तो भी, ठीक है ना। तो v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा कब तक, जब तक ये वेलोसिटी 0 ना हो जाए। आ रही है बात समझ में? यस तो अगर ये वेलोसिटी v है तो हमें करना क्या है, एक 0 होने तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्योंकि 20 डिस्टेंस कब तक कवर करेगा, जब तक ये इसको हिट ना कर जाए। जैसे ये इसको हिट करेगा, ये सारे जो रस्सी है लूज हो जाएंगे, तो टेंशन खत्म। टेंशन खत्म, उसके बाद जो इसका मोशन होगा वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे इसको ये आकर के इसको हिट करा ना, ये सारे रस्सी का टेंशन 0 हो गया। रस्सी का टेंशन 0 मतलब इस ब्लॉक का जो मोशन होगा आफ्टर दिस ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड, वो मोशन जो होगा वो होगा अंडर ग्रेविटी। तो अंडर ग्रेविटी होगा तो जी नीचे की तरफ लग रहा है, बॉडी v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था तो उसका स्पीड 0 होगा किसी पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे स्पीड 0 होगा वहां तक वो मैक्सिमम हाइट जाएगा। आ रही है बात समझ में? बोलो, कोई यस है जिसको दिक्कत है कुछ? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे तरीका क्या है कि सबसे पहले तुमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा कि ये जो दोनों ब्लॉक है ये कितना से एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो एक्सेलरेशन निकालना मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टफ काम होगा तुम्हारा। यहाँ पे क्या करना है, इस पे टेंशन T लग रहा है, जो 6 kg ब्लॉक है, नीचे क्या लगेगा, 60 लगेगा। इसका एक्सेलरेशन मान लो नीचे की तरफ हो रहा है A से, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हो, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a। ये पहला फ्री बॉडी डायग्राम, और एक्सेलरेशन a1 लिखेंगे। सर वो टी होगा या 2t होगा सर? हाँ, तो अगर इसको टी रख रहे हो तो दूसरे वाले को t/2 कर दो ना, उसमें परेशान नहीं होना ओके कि सर ओके आपने सर। ये टी रख दिया। ऐसा थोड़ा है कि इसको 2t रखे। लॉजिकल चीज है कि अगर इसको टी रखेंगे तो दूसरे वाले को कितना रख देंगे, t/2 रख देंगे। वो हमारे हाथ में है। चलो, तुम खुश रहो, उसके लिए 2t करते रहे। आप खुश, लिख दिए 2t। दूसरे वाले पे कितना टेंशन लगेगा, t लगेगा। फिर तो उसके लिए t माइनस 30 बराबर किसके होगा, मास कितना दिया था 2, T2। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, इसके ऊपर T2 लग रहा है, या T2 की जगह भी हमने T लिख दिया, नीचे लगेगा 30, और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है A2 से। अब यहाँ पे 3 अननोन है, तो तीसरा अननोन के लिए तीसरा इक्वेशन चाहिए। तीसरा इक्वेशन कहाँ से लाते हैं, कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन से। कंस्ट्रेंट मोशन से लाओगे। सर वो 20 होगा ना 2 kg? अच्छा सॉरी, ये 20 है तो इधर 20 का। तो कंस्ट्रेंट मोशन से अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू या 2a1 इक्वल्स टू a2, ये होगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डायग्राम देख करके, क्योंकि इधर 2t लग रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2a1 बराबर हो जाएगा कितना, a2 के बराबर होगा। या फिर वो वैसे लिख सकते हो t1a1 प्लस t2a2, उसके अनुसार डायरेक्शन देख करके प्लस माइनस साइन आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद इतना ही आएगा, ठीक है। अब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो जब जैसे मैं लिख रहा हूँ सीधे वो स्टेप जंप करके वो तुम भी लिख सकते हो। वो दिख रहा है डायग्राम में, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसका माइनस आएगा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका प्लस आएगा। दूसरे साइड ले जाओगे माइनस माइनस कैंसिल, तो इसके साथ 2a1 और a2 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे। हमें जरूरत है a2 का। a2 का जरूरत क्यों है, क्योंकि सॉरी, a2 के हेल्प से हमें वेलोसिटी पता चलेगा। a2 के एक्सेलरेशन, a2 के हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, वेलोसिटी पता चलेगा। और उस वेलोसिटी के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको 0 करेंगे कुछ डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद, फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या बोला था
ये जो ब्लॉक है ये v वेलोसिटी से जब ऊपर गया तब तक कितने का डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 का डिस्टेंस कवर कर लिया। एक्सीलरेशन कितना हो रहा है इसका, a2 से एक्सीलेट कर रहा था, इस इंस्टेंट पे v है। तो थर्ड इक्वेशन से लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 इंटू 20, हाँ या ना बोलना। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बोलता है। यस और ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ एक्सीलेट कर रहा है कब तक, जब तक टेंशन अवेलेबल है। टेंशन जब तक रस्सी में अवेलेबल होगा तब तक वो a2 से ऊपर की तरफ एक्सीलेट करेगा। जैसे ये टकरा गया तो टेंशन जीरो हो जाएगा, फिर ये एक्सीलरेशन भाग जाएगा, फिर बॉडी जी से नीचे की तरफ गिरेगा। तो हमने कब तक का सिचुएशन लिखा है, इस वेलोसिटी v को कैलकुलेट करना है। v वेलोसिटी कब तक, जब तक बॉडी में टेंशन है। तो टेंशन 20 मीटर तक है, इसलिए इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 इंटू 20। क्लियर है। Yes, sir. a2 निकालने का ये मेथड मैंने बता दिया कि इधर से कैलकुलेट करोगे a2। अब a2 का यूज आ रहा है तो v आ गया तुमको। अब v आ गया, अब इसके बाद का जो मोशन होगा ना वो किसके अंडर होगा, अंडर ग्रेविटी होगा। इसके ऊपर का जो मोशन होगा वो किसके अंडर होगा, मोशन होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अब टेंशन खत्म हो जाएगा दूसरा ब्लॉक अगर ग्राउंड को टकरा गया तो अब जो कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए क्या होगा, वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो। वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो, ये एच तुमको कैलकुलेट करना है। तो एच कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन थर्ड इक्वेशन यूज करो। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब समझना यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो है कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, भी है, क्योंकि इस मोशन से आगे जब जा रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो ये भी रखेंगे v स्क्वायर, माइनस रखेंगे क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो g नेगेटिव होगा, तो -2gh। तो h कितना हो जाएगा, h विल बी हाउ मच, h विल बी v स्क्वायर बाई 2g। अब v स्क्वायर तुमने यहाँ निकाला है तो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 2a2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2g, या फिर h इक्वल्स टू 2 कैंसिल, g10 यूज करना है तो ये हो जाएगा 2a2। मतलब तुम अगर a2 कैलकुलेट कर रहे हो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो टोटल जो हाइट मैक्सिमम होगा h मैक्स दैट विल बी 20 प्लस h की वैल्यू निकालने के लिए वही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, a2 तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और a2 कैलकुलेट करना अभी बता। आ रही है बात समझ में, Yes, sir. तो इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन है, छोटा छोटा कर लेना। और कौन सा सवाल था, अब जो भी डाउट भेजेगा वो क्लास में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अब टाइम है, आराम से। ये भी सवाल सही है। ये क्या बोल रहा था, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड, इसका कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 6। नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ म्यू इक्वल्स टू हाउ मच, 0.5। तुम्हें हाइट कैलकुलेट करना, समझना क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ जो इंक्लाइंड सरफेस दिया हुआ है वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है 5.7 होगा 5.7 नहीं, सर, वो 2/6 एक बार में बोलोगे तो फिर नहीं पता चलेगा ना, एक पहला एक कोई बोलो। 25.7 y इक्वल्स टू 25.7। और किसी का कुछ, एक और कोई और कुछ बोल रहा था, तो y = x³/6। x क्यूब बाई 6। हाँ सर। चलो समझते हैं क्या हो रहा है। देखो देखो ये जो पाथ है ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी ब्लॉक है, अब समझना क्या हो रहा है, जब इस पे कोई ब्लॉक मूव करेगा, इस पे कोई ब्लॉक मूव करेगा तो उसको क्या फील होगा कि जो स्लोप है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। Yes, sir. स्लोप अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो हमने पिछले क्लास में
जब मतलब जब फ्रिक्शन पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा के बराबर। और अगर ये tan थीटा म्यू के बराबर हो जाए, tan थीटा क्या हो जाए, म्यू के बराबर हो जाए, उसके बाद क्या होता है देखो, tan थीटा जैसे ही ये स्लोप था तुम्हारा, स्लोप अगर थीटा ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो स्लाइडिंग नहीं होगा, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं उसके बाद स्लाइडिंग होता है। सारी बात समझ में? अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किसी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, इनसफिशियंट हो जाएगा। सारी बात समझ में? जब फ्रिक्शन इनसफिशियंट हो जाएगा तो उस इंस्टेंट के बाद ये ब्लॉक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। वो ब्लॉक कब ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, जिस इंस्टेंट पे tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो जाए। सारी बात समझ में? क्योंकि जब इस स्लोप पे चढ़ेगा ना, इस स्लोप पे जब चढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रेजुअली थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां के बाद स्लिपिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लॉक, ये जो बॉल है वो किधर स्लिप करके आएगा, नीचे स्लिप होकर के आएगा। एक ऐसा सवाल पूछा था तुमसे एग्जाम में, एक ऐसा सवाल है कि एक बाउल है और इस पे एक इंसान कर रहा है, याद आ रहा है ऐसा सवाल? एक बाउल था, बाउल में एक इंसेक्ट क्राउल कर रहा है, तो तुमसे पूछ रहा था बताओ मैक्सिमम हाइट वो कितना ऊपर चढ़ पाएगा। नहीं याद है? फ्रिक्शन में ये सवाल 2-3 बार पूछा गया है सीपी के टेस्ट में। यस सर। ये सर हाँ स्पाइडर शायद था। हाँ, तो यही सवाल है, उसी तरीके का, ये सेम टू सेम चीज है कि तुमसे ये पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम कितना हाइट तक चढ़ पाएगा, तो मैक्सिमम हाइट उस पॉइंट तक चढ़ेगा जहां के बाद स्लिपिंग शुरू हो जाए। और स्लिपिंग होने के लिए ना, अगर कंडीशन tan थीटा, स्लिपिंग कब तक नहीं होगा, जब तक tan थीटा म्यू के बराबर हो। ठीक है, अगर tan थीटा म्यू से ज्यादा हो गया फिर स्लीपिंग स्टार्ट होना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा छोटा है, यहाँ पे थीटा छोटा है, यहाँ पे थीटा, किस कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे tan थीटा म्यू के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही इस पॉइंट तक पहुंचोगे, इसके बाद अगर बॉल जाएगा तो स्लीपिंग स्टार्ट होगा, यानी बॉल अब स्लाइड होकर किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब tan थीटा का ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड एनी कर्व। और स्लोप किसके बराबर होता है, dy बाई dx के बराबर। तो अगर dy बाई dx म्यू के बराबर हो जाए, उस इंस्टेंट तक ब्लॉक क्या होगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद स्लाइडिंग होगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। तो हमें क्या करना था, जो भी इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन क्या दिया था एक बार बोलना, मैंने मिटा दिया। y इज इक्वल टू x क्यूब बाई 6। एक्स क्यूब बाई 6 दिया होता, तो dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx होगा 3x स्क्वायर बाई 6। ठीक, या फिर एक्स स्क्वायर बाई 2। और ये जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये जब म्यू के बराबर हो जाएगा उसके बाद ब्लॉक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर होने चाहिए 0.5 के, यानी एक्स बराबर होना चाहिए 1 के। तो अगर एक्स 1 के बराबर है तो वाई कितना होगा, वाई होगा 1/6 के, यानी मैक्सिमम जो हाइट होगा वो कितना चढ़ पाएगा, 1/6 के बराबर चढ़ पाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है ना? तो अगर जो जिसने अगर वो क्राउलिंग वाला प्रॉब्लम कर लिया था ना, इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन है जो स्पेरिकल बाउल था, उसको ये समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। और यहाँ पे स्लोप किसके बराबर करना था, डीवाई बाई। अब इसी के लिए ये सब पढ़ाया जाता है कि ये इसका डिफरेंशिएशन तुमको आना चाहिए, क्योंकि तुमसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो पूछ दिया एप्लीकेशन, देखो डीवाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन क्या है, इस प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन करोगे, जो डिफरेंशिएशन से रिजल्ट आएगा वो म्यू के बराबर होगा। ठीक है ना? तो फिजिक्स में इसी के चलते तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसको कहीं कहीं छोटा छोटा प्रॉब्लम में यूज होता है, उसका फिजिकल जो मीनिंग है या फिर जो उसका ग्राफिकल मीनिंग है उसको यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर कर देते हैं, फिर वहां से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा सवाल है? इतना ही था क्या, ये और है? और होगा। एक मिनट चेक करने दो। ये हो गया, ये हो गया। चलो ये भी सही सवाल है। ये सवाल तुम्हारे मॉड्यूल का है? नो सर, भैया का नोट्स का है। कौन है तुम्हारा भैया?
सीनियर है अभी, डॉक्टर है। चलो, कहाँ से पढ़े हुए हैं? भैया पटना में पढ़ते थे। बढ़िया है फिर तो। M1 M2। देखो ये सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा डराने वाला है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है तुमको? देखो हो क्या रहा है कि जब इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहा है और ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहा है। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इस रिलेशन एस्टेब्लिश करना है v और u में, कि v बाई यू कैलकुलेट करना है। v बाई यू इज इक्वल टू व्हाट? आ रही बात समझ में? अब देखो समझो क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो ये जो डायग्राम था ना, ये डायग्राम में ये रिंग मूव करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, और ये सॉरी ये डिस्टेंस सवाल में वो मैं कितना है वो ध्यान नहीं दिया। मान लो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस y है। ठीक है, समझना क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर जाएगा ये ब्लॉक v वेलोसिटी से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका मास कितना है, m2 है। समझो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नया नया टेक्निक नहीं लगाना है, वही लगाना है T1 V1 इज इक्वल टू सॉरी T1 V1 प्लस T2 V2 इक्वल्स टू 0। ये यूज करना, ये बताया था ना एक बार, या जो भी अब नए स्टूडेंट होगा उसको नहीं Yes. पता होगा। ठीक है, ये रिलेशन हम वेलोसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एक्सीलरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि T1 V1 प्लस T2 V2 बराबर होगा 0 के। ठीक है, क्योंकि ये T1 X1 से आया था, T1 X1 प्लस T2 X2 प्लस T3 X3 सब 0 के बराबर, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब इसी रिलेशन को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर टेंशन T लग रहा, ठीक है, और इधर काटोगे तो इधर टेंशन T लगेगा। अब इसके लिए ना ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसके लिए क्या है, टी और यू का जो एंगल है वो क्या है, सेम है। टी और यू का जो एंगल है वो क्या है, सेम है, तो इधर रख सकते हो टी इंटू यू प्लस। अब दूसरे का सोचना है, समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी इधर की तरफ है और भी इधर की तरफ है। आ रही बात समझ में? टी इधर है, भी इधर है, तो हमें क्या करना होता है ना, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होता है या फिर टेंशन का कंपोनेंट लेना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेंशन का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो कौन सा होगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, हाँ या ना? ये जो यस। टेंशन है ना, हमें टेंशन का कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए टेंशन का वो कंपोनेंट आएगा जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो। तो ये वेलोसिटी है, तो भी इसको ऐसे ही रहने दो। अब समझना, टी कॉस थीटा इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये होगा टी कॉस थीटा इंटू भी बराबर 0। सारी बात समझ में? माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि टेंशन का और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। ये वाला चीज तुम हम नहीं पढ़ो क्या मेरे से? नो सर, लेट से क्लास किए थे। तो यार उसमें आना चाहिए था रिवीजन क्लासेस में। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्या आएगा, u इक्वल्स टू v cos थीटा, सो v बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालोगे, ट्राइंगल से। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा था, ये थीटा था, ये जो सवाल में दिया था वो मैंने नहीं देखा, ये a है और ये y है। तो अब a और y के टर्म में तुम cos थीटा निकाल सकते हो जाएगा। यस सर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सही सवाल है। ये 3 ब्लॉक सिस्टम वाला किसी ने ट्राई करा? ग्रुप में जो सवाल आता है ना सब कोई ट्राई करेगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो इसमें क्या करना था, इसमें तुमको एक्सीलरेशन का रिलेशन चाहिए एक दूसरे से। अब देखो ये भी ना एक तरीके से सिंपल ही प्रॉब्लम है, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर ये ब्लॉक A1 से ऊपर जा रहा है,
ये ब्लॉक कनेक्टेड किससे है? ये ब्लॉक स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड है पुली से। ये जो पुली है ना, ये A1 से नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तो बस थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाना है कि अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक किससे कनेक्टेड है? पुली से, और पुली जो कनेक्टेड है वो एक्सीलरेशन A1 से नीचे आएगा, ठीक। अब जो भी ब्लॉक पुली पे है वो इस पुली के साथ साथ नीचे आएंगे, मतलब तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये ब्लॉक A2 से नीचे आएगा और ये ब्लॉक A3 से नीचे आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या कर रहा हूँ? जैसे अगर मैं पुली में 2 ब्लॉक बांध दूं और उस पूरे पुली को नीचे लाऊं, तो उसके साथ में जो ब्लॉक है वो भी किधर आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। तो अगर ये ब्लॉक, ये जो पुली है, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो जो ब्लॉक इससे हैंग करके रखा हुआ है वो इसके साथ साथ नीचे आएंगे। तो नीचे आएगा तो इसका एक्सीलरेशन में भी A2 हो सकता है, इसका एक्सीलरेशन में भी A3 हो सकता है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो आदमी देखेगा उसको एक्सीलरेशन क्या क्या दिखेगा? A1, A2, A3। क्लियर? यस सर। बोलो जल्दी। अब क्या करना है, टेंशन देखो, यहाँ पे अगर टेंशन T लग रहा है, यहाँ पे अगर टेंशन T लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा? 2T। 2T। तो यहाँ भी कितना लगेगा? 2T। तो अगेन A1 T1 प्लस A2 T2 प्लस A3 T3 से क्या आएगा? 0 के बराबर होना चाहिए। तो A1 अगर ये है, डायरेक्शन सेम है, तो A1 इंटू 2T, यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस आएगा T इंटू A2। सेम सिचुएशन यहाँ भी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो माइनस TA3, ये 0 के बराबर होगा। T कैंसिल आउट हो जाएगा, 2A1 होगा यहाँ पे A2 प्लस A3 के बराबर। ये रिलेशन आएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन का, ठीक है। यस सर। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, समझो क्या हो रहा है। हटा दे इसको। दूसरा तरीका है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करके। अब समझना, ये इस ब्लॉक का मैंने बोल दिया कि ये ब्लॉक A1 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और पुली जो है, पुली, इस पुली से ये जो ब्लॉक लगा हुआ है ये A2 से नीचे जा रहा है और ये A3 से नीचे जा रहा है, और पुली खुद A1 से नीचे जा रहा है, ठीक। अब समझना यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी आदमी को पुली पे बिठा दे, किसी आदमी को कहाँ बिठा दे? पुली पे बिठा दे, तो उस पुली पे बैठे हुए आदमी को ये ब्लॉक और ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में, समझना क्यों? अगर ये पुली इससे कनेक्टेड था, अगर ब्लॉक कनेक्ट करोगे तो ये ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है ना। अगर पुली यहाँ फिक्स होता, ये ब्लॉक ऊपर जाता तो ये ब्लॉक नीचे आता, मतलब पुली के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो ये ब्लॉक ऊपर, ये ब्लॉक नीचे है। सेम सिनेरियो यहाँ भी होगा, यहाँ पुली एक्सेलरेशन में है, लेकिन अगर पुली के रेस्पेक्ट में बैठ के देखोगे तो इसमें से एक ब्लॉक ऊपर जाएगा तो दूसरा ब्लॉक नीचे आएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस। तो अगर ये पुली के रेस्पेक्ट में देखा तो ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। तो पुली के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो पुली के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो समझो, पुली के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कैसा आएगा? ये ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक ए से नीचे जाएगा। इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, क्योंकि उसके बगल में जो डायग्राम ड्रॉ करा था वो मैंने बता दिया। ये अगर ए से ऊपर जाएगा तो दूसरा ए से नीचे आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू पुली। अब समझना, A2 जो है वो ग्राइंड के रेस्पेक्ट में है, ये पुली का है। तो अगर ए निकालना है फॉर ब्लॉक 2, ए निकालोगे फॉर ब्लॉक 2 के लिए तो कितना होगा? ए विल भी, समझो एक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसका एक्सीलेशन उल्टा दे करके ऐड कर देते हैं, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको उल्टा एक्सीलेशन दोगे तो ये होगा A1 माइनस A2, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सीलेशन समझना, ये जो ब्लॉक है ये A2 से नीचे जा रहा था, जब इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, जब पुली के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पुली का एक्सीलेशन ब्लॉक को मिलेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इतना A1। तो अगर A निकालना है तो A कैन बी रिटन एज A1 माइनस A2, जो मैंने इधर लिखा हुआ। क्लियर है? यस आया सर। ना जल्दी? अब दूसरे ब्लॉक के लिए सोचते हैं। ये जो ब्लॉक है ये A एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, किसके लिए? पुली के रेस्पेक्ट में। तो पुली के रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करना है तो A3 नीचे है और A1 किधर है? ऊपर है, क्योंकि उल्टा करके मिलेगा उसको, और A नीचे है। तो यहाँ से जब A लिखोगे, दिस A विल बी A3 माइनस A1। आया ना?
ये नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो A3 माइनस A1। यहाँ A ऊपर की तरफ था तो A1 पॉजिटिव A2 नेगेटिव, इसलिए ये आया। अब ये जो दोनों वैल्यू है ये बराबर होनी चाहिए, दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए, बराबर। तो अगर दोनों वैल्यू के बराबर करोगे तो यहाँ होगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 माइनस A1। सॉल्व करोगे तो 2A1 बराबर होगा A2 प्लस A3। इधर से कैलकुलेट करो या फिर जो मैंने कंस्टेंट मोशन जो टेंशन यूज करके कैलकुलेट करा उधर से कैलकुलेट करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। और सर कांस्टेंट इक्वेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कौन सा कांस्टेंट इक्वेशन, यही तो कांस्टेंट इक्वेशन है भाई। मतलब कांस्टेंट इक्वेशन को नहीं समझ पाए सर। कांस्टेंट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना इसको कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्स रिलेशन को कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। कांस्टेंट इक्वेशन निकालने का मैंने तरीका बताया, वही टेंशन वाला। ये क्या करोगे, यूज करोगे T1A1 प्लस T2A2 प्लस T3A3, और भी बहुत सारे ब्लॉक है, ये सब 0 के बराबर होता है। तो तुम्हें किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है तो इसको यूज करके बताना है। उसके चलते पहले, उसके लिए तुमको पहले क्या मानना होता है, इस पे टेंशन T लग रहा है, इस पे ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन A हो रहा है तो इस ब्लॉक के लिए T इंटू A यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे ब्लॉक के लिए यहाँ पे लिखेंगे, तीसरे ब्लॉक के लिए यहाँ लिखेंगे, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। यस इसके सर। लिए तुम क्या, के लिए क्या कर सकते हो, अगर रिवीजन क्लास का वीडियो होगा सर के पास, एक बार अभिजीत सर से पूछ लेना। रिवीजन क्लास चल रहा था अभी हाल में ही, 3-4 क्लास पहले मैंने कराया है, यही सारी चीजें उनको बताई है जूनियर क्लासेस को, उनसे पूछ सकते हो। एक बार अगर होगा तो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। यस सर सब जितना वीडियो है सब अपलोड है यूट्यूब में। नहीं नहीं, वो जो वीडियो है आपने रिवीजन का वीडियो अपलोड नहीं करा। अच्छा रिवीजन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। हम्म। तो रिवीजन का वीडियो अगर होगा सर से मांग लेना, मिल जाएगा तुमको, वो पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। रिवीजन क्लास क्यों नहीं करा, करना चाहिए था ना जब पीछे क्लास छूटा हुआ। सर। फर्स्ट चलो टाइम एक और, कुछ क्लास किए थे, फिर जब लॉकडाउन हो गया तो नहीं करने लगे। तो लॉकडाउन ऑनलाइन ही चल रहा था ना, तो ऑनलाइन चल रहा था तो कर लेना चाहिए। चलो एक सवाल और है। कहाँ गया है, देखो ये भी जो सवाल है ये डायरेक्ट फार्मूला बेसिस है, फार्मूला याद नहीं है इसलिए जिसने भी ये भेजा है वो नहीं कर पाया। ये किधर आया था, समझो, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो भी इसका आंसर आएगा वो तुमको ग्रुप में भेजना है। यहाँ पे पता करना क्या है, T डिग्री विथ वर्टिकल और वर्टिकल 180 प्लस 62। देखो ये जो सवाल है ये वर्टिकल सर्कल का है। वर्टिकल सर्कल में क्या दिया हुआ है कि इसको v वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, v का वैल्यू दिया है 10√gl, ये l है। ठीक है। ये मोशन करेगा ऐसे सर्कुलर मोशन, तो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना, फाइंड t व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 240 डिग्री। टेंशन 3 जगह पे कैलकुलेट करना है, कहाँ कहाँ पे, थीटा 90, थीटा 180 और थीटा 240 पे। ठीक है। अभी ये जो क्या है ना, ये सर्कुलर मोशन होगा कहाँ पे, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में जब सर्कुलर मोशन होता है, अब जिसने क्लास करा है उसको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था उससे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन करके। क्योंकि अगर इसको v वेलोसिटी से फेंक रहे हो, v कितना है 10 gl है, √10 gl है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा v डैश, वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस पॉइंट पे v डैश पता चल गया तो इस v डैश के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि टेंशन जो यहाँ होगा दैट विल बी m v डैश स्क्वायर बाई r, और r यहाँ l है तो इतना होगा। आ रही बात समझ में।
तो देखो इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में अगर तुमको फॉर्मूला याद है टेंशन का, डायरेक्टली एंगल पुट करो, वेलोसिटी पुट करो, आ जाएगा, वो मैंने बताया हुआ है। अगर टेंशन नहीं याद है तो फिर तुमको डेराइव करना होगा। डेराइव करने के लिए क्या क्या चीज यूज होता है, डेराइव करने के लिए यूज होता है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, और टेंशन जो होता है वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, बस उसको यूज करते हैं। मैं बता रहा हूँ, दूसरा 180 और 240 के लिए तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो थीटा जो यहाँ पे है, ये थीटा 90 डिग्री है, 180 के लिए वर्टिकल हो जाएगा थीटा ये पूरा, और ये ऐड करेंगे। अब समझो क्या करना है यहाँ पे। पहला सिचुएशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ए सॉल्व कर रहा हूँ, बी और सी सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना। देखो ब्लॉक यहाँ पे था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, √10 GL थी। यहाँ पे गया, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v डैश। तो अब क्या करेंगे, या इस लाइन पे और इस लाइन पे एनर्जी कंजर्व कर दो। तो अगर इस पॉइंट 1 के लिए और पॉइंट 2 के लिए एनर्जी कंजर्व करोगे तो यहाँ पे इसके पास क्या है, बस काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पे रेफरेंस लोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m इंटू √10 GL स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये L हाइट से ऊपर चला गया, अभी पोजीशन 2 पे गया तो कितना ऊपर चला गया, L हाइट से ऊपर चला गया, तो यानी mgl प्लस उस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v डैश है। तो क्या लिखोगे, हाफ mv डैश स्क्वायर। आ रही बात समझ में क्या कर रहा हूँ। पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे मैंने क्या करा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है बॉडी का, वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे रेफरेंस ले लोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया, तो इस पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा। तो पॉइंट 2 के लिए mgl, क्योंकि L हाइट से ऊपर गया है, और हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, देखो यहाँ से कैलकुलेट होगा mv स्क्वायर का वैल्यू, mv डैश स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, बोलो बोलो। ये देखो, ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई करोगे 5 हो जाएगा, 5 इधर -4, तो कैलकुलेट करोगे ये आएगा 8 GL। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद mv स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 8 GL के बराबर होगा, ठीक है, या सॉरी 8 mgl। और हमें क्या निकालना है, हमें टेंशन निकालना है। टेंशन मैंने लिखा हुआ है इसके बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है इसमें क्या करो, L से डिवाइड कर दो, यानी इधर भी L से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 8 mgl/2, सॉरी mgl/L, यहाँ से होगा T इक्वल्स टू 8 mg। यानी जब एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, उस टाइम पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो कितने के बराबर होगा, 8 mg के बराबर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, यस सर। बी सर होगा 5 mg। बी पे 5 mg हो जाएगा, ओके यस राइट। और हाँ, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, या जो अभी मैंने बताया वो भी यूज कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, हाँ, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना, तीनों के लिए। एक के तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, 90 डिग्री पे कैलकुलेट कर दिया, 180 और 240 पे कैलकुलेट करके ग्रुप में उसको सॉल्यूशन डाल देना। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।